हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने भाषा को पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो हमने भाषा को पढ़ लिया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम पिछली वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए आज हम उन बातों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो भाषा है, इस भाषा शब्द की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। तो भाषा किसे कहते हैं कि जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है, उसे भाषा कहते हैं। फिर हमने भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषाओं को पढ़ा था, जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं। सबसे पहले आते हैं भारतीय विद्वान। भारतीय विद्वान में सबसे पहला नाम आता है पतंजलि का। तो इन्होंने जो परिभाषा दी है वो है व्यक्तवाच वर्ण एष त इमे व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितनी परिभाषा दी गई है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में से एक परिभाषा आती है, तो आप इसको जो याद करने के लिए इन परिभाषाओं में से किसी एक ऐसे शब्द को याद कर सकते हैं जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये परिभाषा किसकी है। अगर आप इस तरह से याद करते हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक ये परिभाषाएं याद रहेंगी और दूसरा आप पेपर में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी परिभाषा है। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो जैसे यहाँ पर पतंजलि की परिभाषा दी गई है, इसमें क्या कहा है कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। तो इन्होंने जो है वर्णों शब्द का प्रयोग किया है। इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि जहाँ पर भी भाषा की परिभाषा दी गई हो और उसमें जो है वर्णों शब्द का प्रयोग हो तो वो पतंजलि की परिभाषा होगी। आगे देखते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। तो ये है कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा। तो इन्होंने जो है साधन शब्द का प्रयोग किया है, इसको आप याद कर सकते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। तो इन्होंने व्यक्त ध्वनि संकेतों शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो यह है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री की परिभाषा। तो इन्होंने जो है चेष्टा या व्यापार यहाँ पर जो है दो शब्दों का प्रयोग किया है, इसको याद कर सकते हैं आप और इसकी पहचान कर सकते हैं। आगे है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको जो है समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तो यह है बाबूराम सक्सेना की परिभाषा। तो इन्होंने जो है ध्वनि चिन्हों शब्दों का प्रयोग किया है। आगे है अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। यह सुकुमार सेन की। तो इन्होंने जो है कंठोदगीर्ण शब्द का प्रयोग किया है। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यह है भोलानाथ तिवारी की परिभाषा। इन्होंने जो है सार्थक ध्वनि समष्टि शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भाव अभिव्यक्ति करते हैं। यह है आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा है। तो इन्होंने जो है भाषा यादृच्छिक जो शब्द है इसका प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यह डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे की। तो हृदयगत भावों, इन दो शब्दों से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। आगे पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा है। इसमें से भी आप कुछ, जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया आपको उन्हीं शब्दों को याद रखना है। आप जो आपको ठीक लगते हैं उन शब्दों को इसमें से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनकी भी जो परिभाषा दी गई है इनमें से भी कुछ एक शब्दों को इस तरह से जो है याद रखना। और आगे देखते हैं कि भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक। यहाँ पर भी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी कि जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो इसके कई बार क्या होता है कि कई बार जो ये हिंदी के नाम नहीं आते हैं, जो यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं वही नाम आते हैं। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको दोनों चीज़ों में याद करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि दिव्योत्पत्ति, तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिवाइन थ्योरी, और इसके जो प्रवर्तक रहे हैं वो है प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है। उसके बाद है संकेत, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं
एग्रीमेंट थ्योरी, और इसके प्रवर्तक रहे हैं रूसो। फिर है रनन, इसके जो है इसको कहते हैं डिंग डोंग थ्योरी, और ये इसके जो प्रवर्तक रहे हैं 3 रहे हैं, प्लेटो, हेस और मैक्स मुलर। उसके बाद है इंगित, इसको कहते हैं जेस्चर थ्योरी, और ये है डॉक्टर राय की। उसके बाद है धातु, धातु को इंग्लिश में कहते हैं रूट थ्योरी, और इसके जो प्रवर्तक रहे हैं हेज और मैक्स मुलर। फिर है श्रम ध्वनि, इसको बोलते हैं यो ही हो थ्योरी, ये है नवारे। फिर है संपर्क, तो ये है इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट थ्योरी, ये है जी रेविस की। उसके बाद है समन्वय, इसके है हेनरी स्विट्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसका है और इसके प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक के नाम भी याद रखने और सिद्धांत भी याद रखने हैं, और जो यहाँ से इंग्लिश के नाम भी कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर पूछा जाए कि डिंग डोंग थ्योरी के जो प्रवर्तक कौन है, तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से प्रश्न आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्लेटो, इसके जो प्रवर्तक है या तो प्लेटो है या हेस है या मैक्स मुलर है, ये तीनों इसके प्रवर्तक रहे हैं। आगे देखते हैं कि सन 1866 ईस्वी में जो पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति लॉ सीसीएथी द लिंग्विस्टिक्स ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन 2 विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। कब ये निर्देश दिया गया था, तो ये 1866 ईस्वी में दिया गया था कि जो भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन 2 विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमने भाषा की जो विशेषता एवं प्रवृत्तियाँ पढ़ी थी। तो यहाँ पर इसकी जो है 10 परिभाषाएँ दी गई हैं, इसमें से भी एग्ज़ाम में प्रश्न बहुत बार बनते हैं, तो आप इन सभी को याद कर लेना। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से इससे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में आपको सिर्फ मैंने बोल के बताया था, दिखाया नहीं था कि प्रश्न इससे कैसे बनेंगे। उसके बाद आता है भाषा विकास के प्रमुख चरण, जो है इसके 4 चरण हैं, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले वो जो है क्या करता है कि अपने अंगों के द्वारा जो है भाषा को बोलता है, और उसके बाद है वाचिक, फिर वो जो बोलना सीखता है। उसके बाद आता है लिखित, फिर वो लिखना सीखता है। उसके बाद आता है यांत्रिक, यांत्रिक मतलब यंत्रों के द्वारा। तो ये जो है भाषा विकास के प्रमुख चरण हैं, ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया, क्योंकि इस तरह से आपको अच्छे से याद रहेगा कि आंगिक मतलब अंगों के द्वारा, वाचिक मतलब बोल के या वाणी के द्वारा, फिर है लिखित, लिखित रूप में, फिर है यांत्रिक, यांत्रिक मतलब यंत्रों के द्वारा। तो ये है भाषा विकास के प्रमुख चरण। उसके बाद है भाषा के विविध रूप, तो भाषा के जो है 8 रूप यहाँ पर बताए गए हैं, मानक या परिनिष्ठित भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। उसके बाद है विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। उसके बाद है अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अपमानक भाषा, अमानक भाषा। उसके बाद है व्यक्ति बोली। उसके बाद है विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा और राष्ट्रभाषा। ये है भाषा के विविध रूप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसके प्रश्न बनते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी देख लिए थे कि इसके प्रश्न किस तरह से बनते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनते हैं, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से इसके प्रश्न बन सकते हैं। एग्ज़ाम में थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, इसीलिए हर चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो निम्नलिखित में से सिद्धांत और उसके प्रवर्तक सुमेलित नहीं है। सबसे पहले है दिव्योत्पत्ति, इसका जो प्रवर्तक मान इसमें लिखा गया है वो है प्राचीन धर्म ग्रंथ रनन, प्लेटो, हेस एवं मैक्स मुलर। श्रम ध्वनि, नवारे, संपर्क, रूसो। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, मतलब कि जो यहाँ पर जो प्रवर्तक दिए गए हैं सिद्धांत के, वो इनमें से कौन सा ऐसा है जो यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपर्क। तो संपर्क के कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जी रेविस। जी रेविस इसके जो है जो प्रवर्तक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता नहीं है, या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो भाषा की विशेषता है, बाकी जो आपके 3 ऑप्शन रहेंगे वो भाषा की विशेषता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने प्रश्न इस तरह से बनाया कि निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, भाषा अनुकरण से नहीं सीखी जाती है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भाषा अनुकरण से नहीं सीखी जाती है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषा जो है अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा सामाजिक संपत्ति, ये भी सही हो जाएगा। भाषा अर्जित संपत्ति है, ये भी सही है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, ये भी सही है। लेकिन जो ये इसका गलत है, जो भाषा है वो अनुकरण से सीखी जाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भाषा विकास के प्रमुख चरणों में शामिल है। ये भी हमने अभी ही देखा है, आंगिक, वाचिक, लिखित और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, भाषा के विविध रूप होते हैं, इसमें शामिल नहीं है। व्यक्ति बोली, कूट भाषा, प्राकृत भाषा और राष्ट्रभाषा, ये भी हमने अभी पढ़े हैं। आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात मुझे और बतानी है कि पिछली वीडियो में मेरे जो है चैनल पर जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप आगे भी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।